हेलो दोस्तों, मैं सूर्या और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक और खौफनाक भूतिया कहानी। लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह लिख दो ताकि मैं आपको अगले वीडियो में कुछ अमेजिंग गिव अवे दे सकूं। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं अरुणा अपने माता पिता के साथ कार यात्रा पर जयपुर से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान ढाबे पर रुकने के बाद खौफनाक चीज़ें होने लगती हैं। अजीब सी आवाज़ें, खोया हुआ सामान और भयानक सपने यात्रा को भयावह बना देते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं और हम जयपुर से दिल्ली पापा के नए ट्रांसफ़र वाले शहर जा रहे थे। सड़क यात्रा हमेशा रोमांचक होती थी, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मुझे गाड़ी की खिड़की से दुनिया देखना अच्छा लगता था। इस बार हालांकि चीज़ें थोड़ी अलग थीं। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पीछे लगी हुई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद माँ जी ने दूर एक मंदिर नुमा इमारत देखी। करीब जाने पर पता चला कि वह एक ढाबा था। ये काफ़ी पुराना और जीनशीन दिख रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम अंदर गए और एक मेज़ पकड़ ढाबे में सन्नाटा था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ हम सभी को घूर रहा था। हमने खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर में वह बूढ़ा आदमी खड़ा होकर हमारे पास आ गया। उसकी आवाज़ भारी और फटी हुई थी। उसने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। पापा जी ने अरुणा से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, यह सड़क बहुत खतरनाक है, रात में यात्रा मत करो। उसकी आवाज़ में एक अलग से चेतावनी का भाव था। हमने उसे धन्यवाद दिया और अपना खाना खाना जारी रखा। खाना खाने के बाद हमने ढाबे से निकलने की तैयारी की। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पापा जी ने चाबी लगाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी जवाब नहीं दे रही थी। घबराहट होने लगी। अचानक उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ देर बाद माँ जी ने महसूस किया कि उनका सोने का हार गायब हो गया है। हमने पूरी गाड़ी ढूंढ ली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। ये बहुत अजीब था क्योंकि माँ जी ने गाड़ी में ही हार पहना हुआ था। रात होते होते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वह यही बूढ़ा आदमी मुझे गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था और माँ जी का चीख निकल गई। मैं हड़बड़ा कर उठी। पसीने से मेरा पूरा बदन तरबतर था। आसमान में चांद की धुंधली रोशनी टूटती हुई शाखाओं के बीच से टिमटिमा रही थी। माँ जी को जगाया तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई थी। उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी एक भयानक सपना आया था। सपने में वह ढाबा और वह बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रहा था और उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। सुबह होते ही हमने गाड़ी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी फिर से वहीं जिद कर रही थी। चिंता के मारे माथा पीटने लगा। कल रात ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने हमारी गाड़ी स्टार्ट की थी, क्या अब वही कुछ कर सकता है? मजबूरन हमने उसी ढाबे की तरफ वापसी की शुरुआत की। रास्ते में सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा गया था, मानो पेड़ पौधे भी हमारी मुसीबत को समझ रहे हों और खामोश खड़े हो। 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम ढाबे के पास पहुंचे, पर अब वो ढाबा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कल था। कल जो रंगीन झंडियां लहरा रही थी वो गायब थी। ढाबे के बाहर रखी हुई कुर्सियां भी अब अस्त व्यस्त बिखरी हुई थीं। एक अजीब सी सहरन मेरी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ गई। ढाबे के अंदर भी सन्नाटा था। उस बूढ़े आदमी का कहीं हमने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मेरी नजर ढाबे के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर करीब से देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन बहुत कम उम्र का। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला हुआ था। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने धीरे से पढ़ा, अरविंद और राहुल, 15 अगस्त 1947। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 15 अगस्त 1947, क्या यह तारीख कोई इत्तेफाक है? क्या यह वही साल है जब भारत का विभाजन हुआ था? अचानक माँ जी चीखीं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं झट से उनकी तरफ घूमी। उनके हाथ में मेरा मोबाइल था जिसे मैंने कल रात ढाबे में ही खो दिया था, लेकिन वो मोबाइल अब बदला हुआ था। उसकी स्क्रीन पर एक खौफनाक वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही सुनसान ढाबा दिख रहा था, लेकिन अंदर मेरी माँ जी अकेली बैठी हुई थी।
उनके सामने एक खाली थाली रखी हुई थी और वह किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वीडियो बंद हो गया। मोबाइल भी गर्म होकर हाथ से छूट गया। हम तीनों वहीं खड़े रह गए। हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। डर के मारे हम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। बाहर निकलने के लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी सामने से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। चीखने की आवाज दाबे के पीछे से आ रही थी। पापा जी ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद संभलते हुए दाबे के पीछे जाने लगे। माँ जी और मैं उनकी शर्ट की पकड़ को मजबूती से पकड़े हुए उनके पीछे चल पड़ी। पेड़ों की घनी झाड़ियों को चीरते हुए हम दाबे के पीछे के खाली मैदान में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरा खून जम गया। जमीन पर एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ था। उसके सफेद बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान जमी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। महिला के कपड़े पुराने जमाने के थे और वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उस पुरानी तस्वीर में श्याम के बगल में खड़े आदमी के कपड़े थे। पापा जी तुरंत महिला के पास पहुंचे और उनकी नाड़ी टटोली। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर हिला दिया। महिला मर चुकी थी। उनकी मौत का कारण समझ पाना मुश्किल था। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, ना ही कोई जहर खाने के कोई निशान थे। हम तीनों वहीं खड़े होकर उस खौफनाक दृश्य को देखते रहे। अचानक माँ जी चीख पड़ी, ये वो महिला है जिसने कल रात हमें दाबे में खाना परोसा था। उनकी बातों ने मेरे दिमाग में खौफ का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अगर ये महिला वही थी तो फिर कल रात दाबे में हमारी सेवा कौन कर रहा था? और वो पुरानी तस्वीर में धुंधला हुआ चेहरा, क्या उसका कोई कनेक्शन इस महिला से था? पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन आसपास कहीं नेटवर्क नहीं था। हम जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे, एक बेजान गाड़ी के साथ और एक खौफनाक रहस्य के साथ। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सड़ने का वो सपा देने वाला गंध जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरा मुंह और नाक अपने आप ही रुंध हो गए। पापा जी ने रुमाल निकालकर नाक और मुंह को ढक लिया। गंध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अब तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। हम तीनों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अचानक माँ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि सामने देखो। मेरी नजर सामने खड़े पेड़ की तरफ गई। पेड़ की एक मोटी शाखा से एक रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी के सहारे एक शरीर लटका हुआ था। शरीर बूढ़े आदमी का था, वहीं ढाबे वाला बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जमी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसी उस मृत महिला के चेहरे पर थी। और यह सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख गया था, जिससे चीख भी नहीं निकल पा रही थी। पापा जी ने मेरा और माँ जी का हाथ मजबूत पकड़ रखा। हम तीनों वहीं खड़े होकर उस खौफनाक नज़ारे को देखते रहे। कुछ देर बाद हवा का रुख बदला और सड़ने की गंध धीरे धीरे कम होने लगी। हम तीनों सांस लेने लगे, लेकिन डर के मारे हमारा पूरा शरीर कांप रहा था। माँ जी तो बेहोशी की हालत में थी। पापा जी ने उन्हें सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। अब क्या किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। डर और बेबसी के बीच हम जकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी की आवाज सुनते ही मानो किसी मरुस्थल में पानी मिल गया हो। उम्मीद की एक किरण हमारे अंदर जगी। पापा जी ने तुरंत आवाज लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक पुरानी जीप हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। गाड़ी रुकने से पहले ही उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलकर हमारी तरफ दौड़ पड़ा। आदमी के पास पहुंचने वह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था जिससे हमने कल रास्ते में मुलाकात की थी। उस महिला को तो सालों पहले मार दिया गया था। इस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यही भटकती है। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच वो महिला भूत थी और वो बूढ़ा आदमी? क्या उसका भी कोई कनेक्शन उस आत्मा से था? ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो पास के ही एक गांव का रहने वाला है। उसने हमें अपने गांव चलने का सुझाव दिया। वहां हम रात रुक सकते थे और गाड़ी की मरम्मत भी करवा सकते थे। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। ट्रक ड्राइवर की जीप के पीछे पीछे हम जंगल से निकले। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा। जैसे जैसे हम गांव के नजदीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमारा डर कम होता जा रहा था। गांव में कुछ कच्चे घर और एक छोटा मंदिर दिखाई दिया।
ट्रक ड्राइवर हमें गांव के मुखिया के घर ले गया। मुखिया जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हमने उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी ने बड़ी गंभीरता से हमारी बातें सुनी। फिर उन्होंने बताया कि यह इलाका काफी पुराना है। यहाँ कभी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 में हुए विभाजन के दौरान यहाँ बहुत खून खराबा हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस ढाबे पर हम रुके थे वो दरअसल पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। विभाजन के दौरान इस मंदिर में रहने वाले पुजारी और उनकी पत्नी को मार दिया गया था। तभी से उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं और वो बूढ़ा आदमी मुखिया जी की बातें अधूरी रह गई। तभी सामने से एक महिला दौड़ती हुई आई। वो है ट्रक ड्राइवर की बहन थी। उसने घबराते हुए बताया कि गांव में अचानक से एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं। मुखिया जी ने हमें बताया कि शायद ये बीमारी उसी आत्मा का खौफ है। उन्होंने कहा कि गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सके। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने मुखिया जी से तांत्रिक के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि तांत्रिक गांव के बाहर जंगल में रहता है। रात के अंधेरे में उससे मिलना संभव नहीं है। हमें सुबह ही उसके पास जाना होगा। रात गांव के मुखिया के घर ही गुजारी। गांव में फैली बीमारी के बारे में सुनकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया। क्या वो बीमारी हम तक भी तो नहीं पहुंचेगी? रात भर नींद नहीं आई। हर आहट पर मेरा दिल जोर से धांसुबा होते ही गांव के मुखिया के घर से निकलकर हम ट्रक ड्राइवर की जीप में बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रास्ता बताया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक संकरी सी कच्ची सड़क निकलती थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो राह भटकाने के लिए खड़े हो। कुछ देर चलने के बाद सड़क खत्म हो गई। ट्रक ड्राइवर ने जीप को रास्ते के किनारे खड़ा किया और बताया कि यहीं से हमें पैदल चलना होगा। जंगल के अंदर करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वही तांत्रिक का ठिकाना था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी, मानो पूरा जंगल हमारी सांस लेने की आवाज सुनने के लिए खामोश खड़ा हो। माँ जी और मैं पापा जी का हाथ पकड़कर उनकी पीठ के पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी बहुत ही जर्जर हालत में थी। उसकी खपरेल की छत टूटी हुई थी और दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल उसे एक भयानक रूप दे रहे थे और वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक की बातें अधूरी रह गईं। अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हम तीनों घबरा कर पीछे हट गए। तांत्रिक जमीन पर गिर गया, लेकिन अब उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। कुछ ही सेकंड में झोपड़ी के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं तेजी से हमारे चारों तरफ फैल गया। हम सांस लेने के लिए कांपने लगे। आंखों में जलन होने लगी और गले में खराश होने लगी। अचानक माँ जी चीख उठी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि सामने देखो। मैंने सामने देखा तो ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था। काला साया पर एक लंबा चौड़ा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें भयानक लग रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मैं चीख भी नहीं निकाल पा रही थी। पापा जी ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद तांत्रिक के पास पहुंचे। काला साया भी पापा जी की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि काला साया गायब हो चुका था। तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और ट्रक ड्राइवर वापस आ गया था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है, लेकिन जैसे ही वो झोंपड़ी के बाहर आया उसे तेज रोशनी दिखाई दी और फिर वो वापस होश में आया। हम तांत्रिक को होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। तांत्रिक की आंखें खुल तो गईं, लेकिन वह बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने सुझाव दिया कि फिलहाल हमें गांव वापस लौटना चाहिए। तांत्रिक को भी इलाज की जरूरत थी। गांव लौटने पर पता चला कि बीमारी और फैल चुकी थी। कई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार थे। गांव में मातम छाया हुआ था। मुखिया जी ने बताया कि गांव के वैद्यों को बुलाया गया है, लेकिन उसकी दवाएं भी कोई खास असर नहीं कर पा रही। हमारी गाड़ी की मरम्मत भी हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर हमें रात को ही गांव से निकलने का सुझाव दे रहा था।
उसका कहना था कि इस भयावह माहौल में रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जाने से पहले हमें तांत्रिक से बात करनी थी। शायद वह हमें कोई रास्ता बता सके। हम तांत्रिक की झोपड़ी पर वापस गए। इस बार वहां तांत्रिक नहीं था, उसकी झोपड़ी भी खाली पड़ी थी। इतनी जल्दी तांत्रिक कहाँ चला गया? क्या वह भी बीमारी की चपेट में आ गया था, या फिर कहीं उसे भी उस काले साए ने अपना शिकार बना लिया था? मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। असहाय होकर हम गांव लौट आए। रात होने वाली थी। गांव में अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। बीमार लोगों की कराहने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज तेज और भयानक थी, मानो किसी आत्मा को तड़पाया जा रहा हो। गांव के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। चीखें सुनकर मेरा खून जम गया। वो चीखें इंसानों की नहीं लग रही थी, मानो कोई जंगली जानवर चीख रहा हो। और ये सभी चीखें मंदिर की तरफ से आ रही थी। गांव के कुछ लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। हम भी उनके पीछे भागे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, और जैसे ही हमने अंदर जाकर अंदर का नजारा देखा तो हमारी रूह कांप गई। मंदिर के फर्श पर गांव का वैद्य मृत पड़ा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसके पास ही एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हम चीखने ही वाले थे कि तभी बिजली कड़कने की आवाज आई और आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। काला साया अचानक से गायब हो गया। उसकी जगह पर एक धुंधला सा मानव आकृति नजर आई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में हम देख पाए कि वह वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। बूढ़े आदमी ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हम तीनों जड़ होकर खड़े थे। हिलने जुलने की ताकत, डर का ऐसा ताला हमारे दिमागों पर जड़ चुका था कि हिलना डुलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बूढ़े आदमी की आवाज धीरे धीरे गूंजने से चीख में बदल गई। उसकी आवाज मानो हवा में घुलकर हर तरफ फैल रही थी। हमारे कानों को चीरती हुई सीधे दिमाग में घुस रही थी। आसमान में बिजली कौंधने का सिलसिला लगातार जारी था। मंदिर का अंधेरा नाचता हुआ सा दिखाई देता था। अचानक मंदिर के कोने से एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धुएं का गुब्बारा धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति निकलने लगी। वह आकृति किसी इंसान से कम और किसी राक्षस से ज्यादा भयानक थी। उसके पूरे शरीर पर काले बाल उगे हुए थे। लंबे लंबे नुकीले नाखून उसकी उंगलियों से निकल रहे थे और लाल चमकती आंखें क्रोध से जल रही थीं। बूढ़े आदमी ने उस आकृति को देखते ही घबराकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मानो कोई उस आकृति को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बेकार था। राक्षसी आकृति तेजी से बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी और अपने नुकीले नाखूनों से उसका गला दबा दिया। बूढ़े आदमी की चीखें गूंज उठीं। वो अपनी कमजोर आवाज में किसी से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वहां उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। हम तीनों जड़वत खड़े थे। डर के मारे हिलने जुलने की ताकत भी खो चुके थे। कुछ ही सेकंड में राक्षसी आकृति ने बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। बूढ़े आदमी का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। बिजली कड़कना भी बंद हो चुका था। कुछ देर बाद राक्षसी आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और हमारी तरफ देखा। उसकी लाल चमकती आंखों में एक भयानक क्रोध भरा हुआ था। वो सीधे हमारी तरफ लपका। पापा जी ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर हमें पीछे धकेला और राक्षसी आकृति के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, हमें जाने दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राक्षसी आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना किया कि अपने लंबे नुकीले नाखूनों को और भी बाहर निकाल लिया। अचानक माँ जी चीख उठी, देखो वो। उन्होंने मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया। हमने उनकी तरफ देखा तो खून हमारा जम गया। मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लाशें इकट्ठी खड़ी थीं। वो वही लाशें थीं जिन लोगों को हमने रास्ते में देखा था। मारे गए ट्रक ड्राइवर, सुनसान ढाबे वाली महिला,
फांसी पर लटका बूढ़ा आदमी और गांव के वो लोग जिनकी मौत हुई, फिर से वो सब एक साथ हिलने लगे। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन उनकी भारी संख्या देखकर ही रूह कांप जाती थी। पापा जी राक्षसी आकृति और लाशों के बीच में फंसे हुए थे। अब हम तीनों जड़वत खड़े थे, मंदिर के अंधेरे कोने में छिपे हुए। पापा जी की सांसें तेज चल रही थी। माँ जी दबी आवाज में रो रही थी। बाहर का मंजर भयानक था। राक्षसी आकृति पापा जी के सामने खड़ी थी। उसके लाल चमकते नजरों में बेरहमी झलक रही थी। पर अब वह अकेला नहीं था। मंदिर के बाहर लाशों का रेगिस्तान खड़ा था, धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक राक्षसी आकृति ने एक भयानक गर्जना की। उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें हिल उठली। हम तीनों सहम गए। लगा जैसे अब हमारी मौत तय है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा दिमाग चकरा दिया। मंदिर के बाहर से एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब हमारी आंखें खुलीं तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर खड़ी लाशों का रेगिस्तान गायब हो चुका था। राक्षसी आकृति भी नहीं थी। पापा जी सबसे पहले बाहर निकले। हम भी उनके पीछे टटोलते हुए बाहर आए। बाहर का नजारा और भी डरावना था। आसमान साफ हो चुका था। चांद की रोशनी धरती पर बिखरी हुई थी, लेकिन गांव वीरान था। घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, मानो लोग अचानक से गायब हो गए हों। पापा जी ने गांव का चक्कर लगाया। हर घर में यही हाल था। एक भी आदमी नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था और एक अजीब सी गंध। सद हम मंदिर के पास वापस लौटे। वहां भी कोई नहीं था। मंदिर के फर्श पर अब भी वैद्य का शव पड़ा हुआ था। बूढ़े आदमी का तो नामो निशान भी नहीं था। अचानक माँ जी चीख पड़ी, देखो! वो मंदिर की दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। दीवार पर खून से कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द इतने पुराने थे कि उनको पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उनकी आखिरी लाइन साफ साफ पढ़ी जा सकती थी, वो अब तक आया नहीं है। उन खून के लिखे हुए शब्दों ने हमारे दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया। वह कौन था जो अभी आया नहीं था, और जब वो आएगा तो क्या होगा? हम मंदिर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। गाड़ी के टायर पंक्चर हो चुके थे और बोनट बुरी तरह से कुचला हुआ था। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वीरान था, फोन का कोई नेटवर्क नहीं था और गाड़ी भी खराब थी। हम जंगल के बीचों बीच धंसे हुए थे, भूखे, प्यासे और डरे हुए। तभी दूर से हमें किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब से आ रही थी कि हम तीनों सहम गए। पेड़ों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल रहा था। डर के मारे हम एक दूसरे से सट गए। हम जानते थे कि जंगली जानवरों से हमारा बच पाना लगभग असंभव है, लेकिन तभी कुछ और हुआ। जंगल से निकलने वाले जानवर के सामने अचानक एक काला साया खड़ा हो गया। वो वही काला साया था जिसे हमने पहले तांत्रिक की झोपड़ी के पास देखा था। काला साया और जंगली जानवर कुछ देर तक एक जंगल से निकलने वाले जानवर के सामने खड़ा। काला साया एक भयानक गर्जना करता हुआ उस पर झपटा। जंगली जानवर भी कम हिम्मत वाला नहीं था। उसने जोर से दहाड़ा और काले साये से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही सेकंड में जंगल के बीच एक खौफनाक लड़ाई छिड़ गई। हम तीनों दूर खड़े होकर उस भयानक लड़ाई को देख रहे थे। काला साया अंधेरे की तरह घना था। उसकी आंखें लाल चमकती हुई थीं और उसके नाखून नुकीले पंजे की तरह निकले हुए थे। जंगली जानवर विशाल था। कुछ देर की लड़ाई के बाद जंगली जानवर कमजोर पड़ने लगा। काले साये ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले को अपने नुकीले नाखूनों से दबा दिया। जंगली जानवर की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें खामोश हो गईं। काला साया जंगली जानवर के शव को जमीन पर फेंककर हमारी तरफ मुड़ा। उसकी खौफनाक आंखें हम पर गरी थीं। हम हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लगा जैसे अब हमारी बारी है। लेकिन तभी काले साये ने एक अजीब सी हरकत की। वह जमीन पर झुका और मृत जंगली जानवर के खून को सूंघने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे वो काला साया छोटा होता गया और उसकी जगह एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हो गया। वह इंसान बिल्कुल नंगा था। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। वह जंगली जानवर के मांस को अपने नाखूनों से फाड़ने लगा और कच्चा ही खाना शुरू कर दिया।
उस खौफनाक नज़ारे को देखकर मेरा जी मिचलाने लगा। मैं मुंह दबाकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। पापा जी और माँ जी भी पेड़ के पीछे छिपकर उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। कुछ देर बाद वह जंगली इंसान मांस खाना बंद करके हमारी तरफ मुड़ा। उसकी नजरें सीधे हम पर थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपती हुई लग रही थी। हमारी सांसें थम गई थी। लगा जैसे अब हमारी मौत निश्चित है। तभी उस जंगली इंसान के सामने अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो देखा कि जंगली इंसान गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। फकीर के सफेद बाल जमीन तक छू रहे थे। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। फकीर ने हमें पेड़ के पीछे से निकलने का इशारा किया। हम तीनों डरते हुए फकीर के सामने खड़े हो गए। फकीर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग इस भयानक जगह पर कैसे आए? पापा जी ने उसे पूरी कहानी बताई। गाड़ी खराब होना, सुनसान ढाबा, मृत महिला और फांसी पर लटका हुआ बूढ़ा आदमी, गांव में फैली बीमारी, तांत्रिक और राक्षसी आकृति। फकीर हमारी बातें ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने बताया कि ये इलाका सदियों से आत्माओं का घर रहा है। यहाँ कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य फकीर की बातों से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। साम्राज्य के पतन की कहानी सुनने के लिए हमारा कलेजा बेचैन हो उठा। फकीर ने बताया कि उस साम्राज्य के राजा को अमर होने का लालच था। उसने एक तांत्रिक की मदद से एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा अमर तो हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।